बढ़िया बढ़िया। मस्त एकदम मस्त बिंदास। एज यूजुअल ऑलवेज हैप्पी। गुड इवनिंग लल्ली, गुड इवनिंग। कहाँ बहुत ठंड है यार। तुम कहाँ से बोल रहे हो, कश्मीर से? हम्म। भाई देखो, कोटा में तो कम ठंड है। दिल्ली में ठंड हो रही है, पर सुबह में और शाम में रात को ठंड हो रही है। कोहरा आने लग गया उधर। ठीक है। तो बढ़िया से अपने आप को जो है गर्म रखें। एंडोथर्मिक एनिमल है हम। हमारी बॉडी ह्यूमिस्टेसिस के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, बट हीट जनरेट जो हो रही है उसको बचा के भी रखना होता है। तो हर बार की तरह आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि हम हर बार करते हैं कि डाउट्स लेंगे आपके, पर ले नहीं पाते तो लिख तो लेते ही हैं आज भी। डाउट सेशन, जो भी आपके डाउट रहेंगे। ठीक है। आप चाहें तो अपना डाउट बुक करवा सकते हैं। प्री बुकिंग हो रही है डाउट की। हाँ बोलिए। कौन सा क्वेश्चन भेजे थे? मैं भी भूल गया भाई। तुम दोबारा भेज दो, देख लो। हाँ। हाँ डाउट बोलो। बताओ। कम करता है। डीएनए मिथाइलेशन इनहिबिट करेगा। तुम क्या कह रहे हो दोस्त? दोबारा बोलो। और ओके। वो जो वो था क्या नाम है उसमें, वो पाई चार्ट वाला। ओके ओके, समझ गया समझ गया। ना उसका C3 C4 होगा। तुम जो सवाल भेजे हो उसमें तो हमारा फोटो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, हम कम छोटे दिख रहे हैं। मतलब क्वेश्चन कम दिख रहा है। एन एनिमल हु इज नोन टू बी अ मार्सूपियल, ये वाला ना। वो विराट कोहली का फोटो देख रहे हम तो। नितेश, नितेश रंजन का पाई चार्ट, हाँ। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो C3 C4 वाला बनेगा उसका आंसर। कौन सा बन रहा है सही आंसर? हाँ भाई, C3 C4 ही बन। हाँ C3 C4 बनेगा। ठीक है। अगर हम सन एंड शेड बताया था तो हम सॉरी शक्तिमान बोल देते हैं। और क्या यार। पता नहीं, हुआ होगा कभी डिस्कशन। कौन सा वाला? मार्सूपियल वाला बता देते हैं, अभी रुको 1 मिनट। एनिमल हु इज नोन टू बी अ मार्सूपियल, शो द फॉलोइंग बॉडी फीचर: ऑलमोस्ट हेयरलेस, बिग ईयर, फोर लिम्ब विद शार्प क्लॉ, ग्रे कलर, लॉन्ग स्टिकी स्नाउट। ये इसने पूछा है कि विच कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द एनिमल्स हैबिट और हैबिटेट। क्या कह रहे हो? आंटीटर, बम्बट। और भाई ग्रे कोट कलर, लॉन्ग स्टिकी स्नाउट, तो वही है चींटी खाने वाला। तो इसमें बताना क्या यार, हमको तो ये नहीं समझ रहा है अभी तो। ऑप्शन छुपे छुप गए यार, गर्दन के पीछे छुप गए ऑप्शन। कोई अगर। हाँ तो हाँ, इसमें इस लॉन्ग स्नाउट लंबा है तो यार वो चींटी खाएगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाय हेलो सर हाय। जिग जैग कौन है भाई, जिग जैग?
बेंडिक्वेट। हाँ मतलब एक ही बात है, बंडीक्यूट भी कहते हैं उसको। भाई इसमें दिखेगा नहीं। हाँ ये बेंडिक्यूट, बेंडिकूट भाई इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ स्क्रीन थोड़ी दूर है, और आप आप अगर भेज पाओ तो भेज दो। अबे स्क्रीन शेयर नहीं कर पाओगे शायद। ऑप्शन पीछे छुप गए गर्दन के। ठीक है चलो भाई इसको भेज दो, मीनवाइल अगर किसी पे क्वेश्चन हो तो भेज दो, तब हम बता देंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बीच में कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। हाँ, फोरलिम विद शॉर्प क्ला, तुमने एक पे छाया किया हुआ है बहुत ज्यादा। लॉन्ग स्टिकी स्नाउट। नहीं नहीं चलो अभी बंद करो, जब हो जाए तब करना है ना, प्रॉपर हो जाए तब बताना। करें क्वेश्चन करें, बीच में याद दिला देना जो भी है। अब देखो आज हम जो है क्वेश्चन लाए हैं इधर उधर से, बहुत मेहनत के बाद, ढूंढने के बाद। कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हैं, एनाटॉमी वनाटॉमी के भी हैं। हम्म 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 हम्म। अब एक बार बता देते हैं। एनिमल हु इज नोन टू बी मार्सुपियल, शो द बॉडी फीचर। हेयरलेस, बड़े बड़े कान है, फोर लिम्ब पे बहुत सारे पंजे हैं, ग्रे कोट कलर है, स्टिकी स्नाउट है। एनिमल हैबिट या हैबिटेट के बारे में क्या क्या बता सकता है? तो यार पंजों से खुदाई करेगा, बरो करेगा। लॉन्ग स्टिकी स्नाउट से उसकी हैबिट पता चलेगी, हैबिट मतलब फीडिंग हैबिट, वो खाता किसको है, इंसेक्ट खाता है। तो एनिमल इज लाइक टू बी डीप डी बरो, ये तो आना ही आना है। हैबिटेट इज लाइक टू बी सैंडी डेजर्ट्स, बिल्कुल आ सकता है यार। भाई 2, 3 एंड 4 तीनों आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? अब देखो आप कह रहे हो कि 3 नहीं बनेगा, 2 एंड 3 बनेगा। भाई एक बात बताओ, उसके स्टिकी स्नाउट है, वो चीटी तो चिपकाएगा उस पे। भाई मैं तो चौथा जरूर लगाऊंगा यार। मैं नहीं देखो, अच्छी बात पता है क्या, लड़ाई इस बात पे हो ही नहीं रही है कि सैंड में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मेरी आंसर में और उनके आंसर में दोनों में सैंडी हैबिट आ ही रहा है। लड़ाई इस बात पे है ही नहीं, लड़ाई इस बात पे चीटी खाएगा कि नहीं खाएगा। गर्म इलाके में रह रहा है ना। भाई देखो चौथे वाले को नहीं जोड़ सकते, लाइकली टू भी लिखा है उसमें, और वो भी गारंटी नहीं लिखी है ना। लॉन्ग स्नाउट तभी होता है जब उसको, जैसे क्या नाम बता रहे थे तुम उसका, बैंडिकूट हो गया, उसके लंबी तक थूथन होता है वो, वहां उसको थूथन कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। उसे बिल में डाल दे और लंबी सी अपनी बीज जीभ निकाले और लपेट ले चीटियां। हाँ और क्या। हम्म, वो बिल में डाल सके ना उसको, वो एक अडेप्टेशन हो गया। हाँ तो भाई मेरे को तो 2, 3, 4 ही जम रहा है, अगर हाँ आंसर 2 एंड 4 होता। हाँ हाँ वही तो मतलब, हालांकि ये जूलॉजी का सवाल था, मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग पे पत्थर पड़ गए थे, मैंने उठा लिया था। ठीक है, इकोलॉजी के चक्कर में उठा लिया होगा। ठीक है तो बेटा चौथा भी बनेगा यार, देखो चौथा तो बनना ही पक्का, बनना चौथा तो। इसका बता दो, ये जो सामने तुम्हारे। ओके बताओ, ये बाकी बताओ, इसको हटाओ भी दोस्त, नितेश। हाँ इसको डालो। ये सवाल बड़ो बढ़िया सवाल है, एकदम एकदम शुद्ध सवाल, सस्ता सवाल, बढ़िया मजेदार सवाल। जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक श्री नाम की लल्ली एक्सपेरिमेंट कर रही है, आप उसको कैसे, देखो लिखा भी है, हाउ वुड यू एडवाइज हर टू फिक्स द रिएक्शन। तो तुम लोग 23 को निकलोगे या 2 दिन पहले तुम? सही है।
हाँ, और प्लानर भी 3 ही दिन का, हाँ 20 तक का ही प्लानर है, याद आ गया मेरे को, याद आ गया। आहो भाग गया हमारे। बताओ बताओ, ये बहुत सरल सवाल है यार, मतलब बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ई कैसे भैया? यार एक बात बताओ, पीसीआर में आरएनए प्राइमर का क्या करोगे? बहुत ध्यान से पढ़ो सवाल को, आंसर मिल जाएगा, सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। डी क्यों कह रहा, डी क्यों बता रहे हो? बिल्कुल। इकोलाई का डीएनए पॉल तो त्राहिमाम कर देगा 40 डिग्री पे। हाँ भैया, इकोलाई का जो डीएनए पॉल है वो तो कहेगा त्राहिमाम, हम नहीं कर पाएंगे। और पीसीआर में चाहिए कम से कम 70-80 डिग्री पे स्टेबल वाला टैक पॉलीमरेज, या क्या रहता है वो, लेप्टोथ्रिक्स से निकलता है ना, बहुत सारे होते हैं। हाँ, थर्मस एक्वाटिकस से निकलता है एक तो, और भी होते हैं जो पीएफआर पॉलीमरेज, यस यस है ना। पीएफआर का पूरा नाम बताओ तो, जहां से निकलता है बैक्टीरिया का, प्लूरोकोकस परफ्रेंजेंस करके कुछ ऐसे नाम है ना। तो मतलब वो थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया से निकलेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब भैया, आंसर बनेगा इसका डी। ठीक है ना भाई, प्योरली सोचने वाला सवाल। ये वाला बताओ। और ये लाइन अजम्पशन नहीं है, हकीकत है, माइटोकॉन्ड्रिया में 4 स्टॉप कोडॉन होते हैं। मतलब जो अपने यूनिवर्सल, हाँ हाँ, ई आंसर आ जाएगा बिल्कुल, है ना। देखो सीलिएट जो होते हैं, माइटो मतलब जो पैरामीशियम वाला ग्रुप होता है उसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन के अंदर, और कुछ एक फंगस के अंदर, जो हम 64 जेनेटिक कोड की टेबल पढ़ते हैं ना, उसके कुछ एक्सेप्शन है। तो उनमें से एक यही है कि जो क्या कहते हैं, यूजीजी होता है एक कोडॉन, जनरली वो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, वो वहां पर स्टॉप कोडॉन है ना। मतलब ये हालांकि रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक चीज और बताएं, सुनो एक बार और सुन लो। वो तो सारे प्रोकैरियोट में, वो तो बस मिथ्योनिन की एक फॉर्म है, फॉर्मुलेटेड है। एक चीज और बता दें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जीयूजी में एक्ट एज स्टार्टिंग कोडॉन, ये हम अपनी तरफ से बता देते हैं, ये एक स्टार्टिंग कोडॉन का काम कर सकता है। ठीक है ना, बताया था, बड़ी अच्छी बात है यार फिर तो। ठीक है, तो इसको मतलब तुमने लेक्चर पढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड बट ये अगर स्टार्टिंग करेगा तो क्या करेगा? नहीं नहीं, मतलब अमीनो एसिड कौन सा लाएगा? जीयूजी का वैसे तो वैलिन होता है, बट ये मिथ्योनिन ही लाएगा। बट विल एड मिथ्योनिन ओनली एज फर्स्ट अमीनो एसिड। तो यहां पर देखो होगी ना एम्बिग्यूटी। और लेक्चर में तो मैंने पूरी टेबल ही दी होगी, है ना, काफी सारे हैं उसमें से, जो सस्ते लगे चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी सवाल ऐसे ही बन जाने वाला है। तो भैया यूनिवर्सल जेनेटिक कोड वाले रूल की धज्जी उड़ गई है। ये वाला सवाल बताओ, क्या बोले? हाँ बोलो। दोस्त, या तो तुम मजे ले रहे हो, ठीक है ना। मैं सही बता रहा हूँ, या तो तुम मजे ले रहे हो, ठीक है ना, नहीं तो या फिर तुमने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है। भाई डीजनरेसी का मतलब बताओ भी नितेश, क्या होता है? तू भी मजे ले रहा है। सारे दारू पी के बैठो लग रहा है, दोबारा बोलो, क्या बोले? एक बार फिर से बोलो। हम्म। दो डिफरेंट जेनेटिक कोड, अमीनो एसिड एक, है ना। हाँ बिल्कुल, ये सही है, मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो एक अमीनो एसिड और मोर देन वन जेनेटिक कोड। भाई सीधा सा हिसाब है यार कि 61 कोडॉन काम के हैं, 3 कोडॉन तो नकारा है ना भाई। 61 कोडॉन है, और अमीनो एसिड कितने? 20।
अगर मैं एक एवरेज भी लूं तो लगभग 3 कोडॉन आ रहे हैं पर अमीनो एसिड के, इसी को डिजनरेसी कहते हैं। दो बेचारे गरीब अमीनो एसिड है जिनका एक एक ही कोडॉन है, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन। उनके जेनेटिक कोड जरूर याद होना चाहिए। ट्रिप्टोफैन का होता क्या होता है, यूजीजी, और मिथ्योनिन का एयूजी। ये दो जेनेटिक कोड नॉन डिजनरेटेड। तो डिजनरेसी का मतलब है वन अमीनो एसिड मैनी जेनेटिक कोड। ये बताओ, ये पढ़ो जरा, इसको ध्यान से पढ़ना है। बी भी बताया जा रहा है भाई, न्यूक्लियर एनवलप, राइबोसोम्स, इंट्रॉन इन ऑल प्रोकैरियोट नहीं मिलेंगे। इंट्रॉन आर्किया में मिल सकते हैं, बट उसने ऑल पूछा तो गलत है। एटीपी सिंथेसिस, 18s आरआरएनए, बताओ 18s आरआरएनए किसका पार्ट है? 18s वाले का पार्ट है ना, ऐसे बताना है। जो छोटा वाला राइबोसोम है 40s वाला, उसका पार्ट है, और 16s 30s वाले का पार्ट है। ये याद करना चाहिए भाई, ये 12वीं किताब में खुद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो जरूर याद कर लेना, राइबोसोम के कंपोजिशन काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। सेल मेम्ब्रेन, डीएनए पॉलीमरेज, सब में डीएनए पॉल तो होना ही होना भाई, डीएनए इज द यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। साइटोस्केलेटल एलिमेंट देखो यार, होता तो है, बस वो नहीं होता जो हम पढ़ते हैं, एक्टिन मायोसिन ये नहीं होते, बट साइटोस्केलेटन होता है। अब अगर मैं मान लो मैंने फिलहाल डॉट लगा लिया, 2 4 6 और 7 है ना, देखो 7 नहीं है इसमें, कौन सा वाला है? क्या डीएनए पॉल? नहीं, आरएनए तो है ही नहीं ना किसी भी सेल पे जेनेटिक मटेरियल। कैसे? डी में, बी में? अच्छा, एक मिनट रुको फिर भाई। 2 सही है, 3 सॉरी 2 4 6 एंड 7, 2 4 6 एंड 7, 2 4 ये 5 है। हाँ तो भैया मजबूरी में हमको, हाँ ये 7 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। हाँ, ये शायद मिसप्रिंट हो या मेरे कॉपी करते समय हो गया हो, ऐसा हो सकता है। क्या बोले बेटा? अभी अभी आपकी बात सुनते हैं। तुम यही बोलना चाह रहे हो ना कि सर इसे गलत कर दो? लो कर दिया, आंसर बन गया। अभी यही बोलना चाह रहे थे ना? हाँ ठीक है, तो कहानी खत्म। भाई एग्जाम में फिर बोनस जाएगा। नहीं एवरेज नहीं, बोनस जाएगा फिर। और क्या भाई, 2 3, वही वही तो भाई, ऑल प्रोकैरियोट में नहीं होता, तो ये आप एक्सक्लूड भी करो ना तो यही बचेगा बेचारा। एक बार इसको देखें, अगर 2 4 5 आ गया, है ना, 18s आरआरएन ने ऑल प्रो, ये मेन चीज है, ऑल प्रोकैरियोट पूछा है ना, तो बेस्ट आंसर बी है। अब उसने 7 की जगह 8 दिया था इसमें, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी याद रखिएगा, साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं, दे आर एनालॉगस टू द यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई।
बहुत बढ़िया, माइट भी सी आंसर बने। बाकी बच्चे बताओ भाई। ऑप्शन सी, वेरी गुड। दो बच्चे ऑप्शन सी के लिए बैट लगा रहे हैं। तीन बच्चे सी बोल रहे हैं, चार बच्चे सी बोल रहे हैं। बताओ सी कैसे आया? सी आंसर सही है भाई, है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बुगेम्बो खुश हुआ। हाँ। हम्म। बिल्कुल। हाँ, कपलिंग, हाँ वो कपल है। हम्म। हीट बनेगा। हाँ, एक चीज और भी है, शायद कभी बातों बातों में बताई हो कि जो बेबी होते हैं उनमें ब्राउन फैट होता है, और ब्राउन फैट में, हाँ, कपलिंग एजेंट कॉम्प्लेक्स नहीं होता। F0 F1 को ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, कम होते हैं, रिलेटिवली कम होते हैं। तो F0 F1 को ही कपलिंग फैक्टर कहते हैं। तो अनकपलर क्या करेगा, उसको एडीपी और आईपी को नहीं बनाने देगा, मतलब जुड़ने नहीं देगा, कपल नहीं होने देगा। तो भाई वो तो एटीपी बनाना रोकेगा, ईटीएस पे कुछ नहीं करेगा। और जो इनिबिटर है वो तुम्हारे ईटीएस के जो चार कॉम्प्लेक्स हैं उनमें से किसी एक पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकेंगे। ठीक है, तो बस देख लो, सी आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शंस ऐसे ही लिखे हुए हैं। इनिबिटर वुड अलाउ, अलाउ नहीं करेगा, पहली बात तो गलत है, वहीं पर गलत हो गया। इनिबिटर वुड इंक्रीज पंपिंग, नहीं सर, जब ईटीएस ही रुकवा देगा या स्लो करवा देगा तो पंपिंग जो है वो प्रोटॉन की कम हो जाएगी। ठीक। अनकपलर वुड इनिबिट द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अनकपलर का ईटीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन एज इट इज चलेंगे। प्रोट है ना, F0 से होके प्रोटॉन एज इट इज जाएंगे, बस F1 की कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं बनेगी। अनकपलर का ये काम है। ये भी भाई, ये तो इनिबिटर का काम है। ठीक है ना, तो आंसर बढ़िया हमारा सी आंसर आ जाएगा। इस बार हम शायद अमेरिका के ओलंपियाड के सवाल लेके आए हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, हमको देख के याद आ गया। 5174 लिखा है। ऑप्शन बी, ओके। ओके। डी। सी। लल्ली, तुमने डी क्यों बताया? ऑनलाइन वाली लल्ली, अनामिका। नहीं, किसने बताया डी आंसर? हाँ, सारा, सारा। हाँ, सारा बेटा बोलो। हम्म। हम्म। ठीक है, बट आप पूरा नहीं पढ़े हो शायद ऑप्शन। आप जितना अब तक आपने बोला उतना तो सही है, बट आपने ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ा शायद। हाँ। है ना, क्योंकि ये देखो भाई, यहाँ तक तो सेम ही है ये, यहाँ तक, है ना, ये रहा। डीएनए मस्ट बी सिंगल स्टैंडर्ड, इट रेप्लिकेट बाय सिंथेसाइजिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड एंड यूजेस द डबल स्टैंड फॉर्म टेम्पलेट। देखो वायरस, हाँ वायरस जो होते हैं ना, वो आरएनए वाले वायरस जो होते हैं वो आरएनए डीएनए हाइब्रिड तो बना लेते हैं, उनको तो मजबूरी है भाई बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हमारा बेस्ट आंसर जो है वो सी बनेगा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई बढ़िया सवाल है, छोटा सा एकदम शुद्ध सवाल। ये बताओ ये क्या कहना चाह रहा है? इसको देख के तो लग रहा है हम भी इसको पहली बार देख रहे हैं। बताओ भी, बताओ, पढ़ो। अमीबा।
इतनी जल्दी? सही है। वाह। बी के अलावा नहीं हो सकता? वही तो हम कह रहे हैं भाई, ये सबके लिए है। तो भाई मेरे, क्लोरीन, दिस, इन तीनों के लिए नहीं होगा? हाँ। तो ये बार हम पढ़ लें अपनी तरफ से, हम ही तुम्हारी बातों सुनने में लग गए। कंसंट्रेशन दिया हुआ भाई, ये आउटसाइड का है, ये अमीबा के अंदर का है। ठीक है ना? एज्यूम अमीबा हैज बीन एडेड इन द एनवायरनमेंट फॉर सम टाइम, ये वो एनवायरनमेंट है। सिंपल डिफ्यूजन अलोन कुड अकाउंट फॉर विच आयनिक कंसंट्रेशन इनसाइड द अमीबा। मतलब किसके लिए, कौन से आयन के लिए सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, और हम मान लेते हैं कि यहां पर आयन के लिए सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है। तो भाई ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। भाई ये क्लोराइड आयन उसके अंदर जाएंगे, ये भी उसके अंदर जाएंगे, तो सोडियम एंड क्लोरीन और पोटेशियम तो बाहर जाएगा, है ना? इसने इसने ये दिया है ना, कंसंट्रेशन इनसाइड द अमीबा। मतलब किस, ईसी से अंदर किसके किसके थ्रू, कौन से आयन का जाएगा? ये वही मतलब निकला ना इसका। alone could account for which ionic concentration inside the amoeba। K प्लस तो अमीबा से बाहर निकलेगा। हाँ, डी बनाना पड़ेगा। HCO3 बस ये है कि दोनों डायरेक्शन में घूमेगा, नेट फ्लो जीरो रहेगा। भाई देना तो वही पड़ेगा, डी आंसर बने बेटा। आयन इनसाइड एन अमीबा इज एक्सप्रेस्ड एज बिलो आयंस यूनिट पर मिलीलीटर। ये भाई आयंस पर मिलीलीटर के हैं। कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा इज गिवन फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है। एज्यूम द अमीबा हैज बीन इन द एनवायरनमेंट फॉर द सम टाइम, simple diffusion alone could account for which ionic concentration inside the amoeba। हम्म। हम्म। हाँ एक बार और हाँ ऐसा भी हो सकता है। इज गिवन फॉर कंपैरिजन, मतलब ये सेल के अंदर रख, ये अमीबा के अंदर है, ऊपर वाला जो है ना? अब concerned ion inside and expressed below as ion per unit, the composition of the ECE is given for comparison। assume the amoeba has been in the environment for some time। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से इक्विलिब्रियम आया होगा, है ना? बाकियों का इक्विलिब्रियम नहीं आया है, क्योंकि बीच में पंप लगे होंगे, आप ये कहना चाह रहे हो, या जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना लेना चाह रहे हैं। ओके, हैज बीन, रखा जा चुका है, रखे जा चुके के बाद की कहानी है। सिंपल डिफ्यूजन कुड अकाउंट फॉर विच आयनिक कंसंट्रेशन, मतलब अंदर किसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन बना होगा? हाँ ये, मतलब ये उसने बोला हमने रख दिया, रखने के बाद ये हुआ है, रखने के बाद होने वाला नहीं है। बी आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा बी। अगर हाँ ये ऐसा होता कि दिस इज द ईसी एंड दिस इज द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ अमीबा एंड वी प्लेस्ड इट देन व्हाट विल हैपन, तब हमारा कौन सा आता? सोडियम और क्लोराइड आता। ठीक है, बढ़िया, चलो ये बताओ। हाँ मतलब यहाँ से कुछ दूसरे सवाल भी ले लिए हमने।
बोलो बोलो। हम्म। 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 बिल्कुल सही जा रहे हो। बिल्कुल सही जा रहे हो, बस एक पॉइंट बच रहा है, मतलब आंसर आने से। भाई देखो, ये तो कट गया ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो ही बच रहे हैं। दो में से ही आंसर देना है, सोच लो। एक पॉइंट और याद कर लो और आंसर आ जाएगा। सोच लो। कॉनिफर में निडल जैसी लीफ होती है। भाई तो क्या आप सोचो, उनमें वेनेशन दिखेगा। हाँ, डी आंसर बनेगा। पैरेलल वीन लीव्स, डी आंसर बन जाएगा। हाँ। और उनमें पेरिसाइकिल होती है ना, सिंगल लेयर होती है, मतलब मल्टीपल लेयर नहीं होती है, बिकॉज मतलब टूवर्ड सेंटर। पिथ पिथ देखो, पिथ हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, प्राइमरी जाइलम अंदर तक धस चुका होता है तो पिथ रिड्यूस ही होनी होती है धीरे धीरे, फिर बाद में प्राइमरी जाइलम भी क्रश हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइमरी जाइलम सेंटर में रहता है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, समझा भी सबको, ऑनलाइन वाले भी। बनाओ भाई, क्या कहता है ये। बताओ, जो आप बताओगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ये आंसर बताया जा रहा है भाई। वाटर डिफ्यूज इनटू द सीप ट्यूब एलिमेंट, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जैसे मान लो ये सीप ट्यूब एलिमेंट है और ये सेल है, यहां से फूड यहां गया। हाँ, और फूड आने के बाद मतलब लगभग साइमल्टेनियसली वाटर आएगा, पहले पानी नहीं जा पाएगा। पहले पानी क्यों जाएगा? पहले तो यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना। हम्म। जब यहाँ सॉल्यूशन बन जाएगा, हाँ।
अब हम पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है। क्योंकि आप एक चीज और भी है ना, वाटर डिफ्यूज इनटू द सीप ट्यूब एलिमेंट। हाँ इसमें तो लास्ट में 5 दिया हुआ है। डिफ्यूजेज इनटू या आउट, इसको लेके कर लेंगे फिर। भाई सबसे पहला काम तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले शुगर बनेगी। शुगर बनने के बाद सॉल्यूट्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू सीप ट्यूब, और उसके बाद वाटर आना चाहिए, किसी में भी नहीं आ रहा है। और इसके बाद फिर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। फिर आने के बाद 3, शुगर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय द एपोप्लास्ट सेल और सिम्प्लास्ट। ओके आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब एक और बनाते हैं। पहले लीफ ने बना दिया, लीफ ने बनाने के बाद मैं कहता हूं कि शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल बाया एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। 2 के बाद 3 वाला ऑप्शन है कोई? नहीं है, सो सैड। शुगर मूव डाउन द स्टेम, फिर उसके बाद 2 के बाद तो यार 4 ही आएगा, देखो सीधी सी बात है। 2 के बाद आया 4, 4 के बाद शुगर मूव डाउन, शुगर मूव डाउन के बाद शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल बाया एपोप्लास्ट। 2 4 3, एक मिनट एक मिनट सुन एक बार, हाँ 2 4 1 3 भी नहीं है। हाँ ये गलत है ये। सीप ट्यूब में पानी डिफ्यूज, इसका देखो यहाँ पर डिफ्यूजेज आउट द सीप ट्यूब एलिमेंट, तो ये कोई लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है ना। भाई देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जब लोड अनलोडिंग हो रही है सुक्रोज की, ये तब भी काम आएगा। ठीक है ना। शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ये तब भी काम आएगा जब अनलोडिंग होगी, और ये तब भी होगा जब लोडिंग होगी, दोनों समय पे आएगी। तो बट कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, तो ये सच में ये बोनस क्वेश्चन है, मजा आ गया। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ डिफ्यूज आउट द सीप ट्यूब एलिमेंट कर दे तो तब तो बन गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। 2 4, और ये क्यों लिखे थे फिर हम? नहीं 2 4 5 1 3 क्यों लिखवाए फिर? अच्छा सही वाला लिख चलो ये वाला पढ़ो, ये क्या कह रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ लेते हैं। बेटा ये तो नहीं बन पाएगा, ये देख रो कैसा मामू बनाते यार, इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछ के छोटी सी बात पूछी है हाँ सी क्यों होगा यार? भाई विच पार्ट ऑफ द कॉर्न सीड वॉज ईटन लास्ट बाय द रैबिट अंडर मोस्ट स्ट्रेसफुल कंडीशन? स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो क्या खा रहे हैं? बचा हुआ स्टार्च खा रहे हैं शुरू में, है ना। तो यार डी आंसर आ जाएगा ना। बताओ डी क्यों नहीं आएगा, आप बस ये बता दो मुझे। भाई हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन, कॉलियोप्टाइल, ये सब तो एम्ब्रियो का पार्ट है, और एम्ब्रियो प्रोटीनेसियस होता है। उनके स्टार्च, एंडोस्पर्म में स्टार्च भरा होता है, जिसको स्टार्च को डिग्रेड करने के लिए अल्फा माइलेज निकाला जाता है प्रोटीनोप्लास्ट से, और जिसको जिब्रेलिक एसिड बूस्ट अप करता है। असल में होता है भाई, और क्या जो, अच्छा ये खरगोश, हाँ इनका मुझे नहीं पता, बाकी मैं तो कर्नेल की बात कर रहा था।
हाँ बोलो। स्क्यूटेलम इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो भाई। नहीं नहीं, एम्ब्रियो का पार्ट है स्क्यूटेलम, मतलब कॉटिलिडन, कॉटिलिडन इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। हाँ, एल्यूरोन लेयर प्रोटीन का बना है। एल्यूरोन लेयर की पोलैरिटी बताओ। नॉर्मल 3n, और कॉटिलिडन की, स्क्यूटेलम की, स्क्यूटेलम की 2n बराबर। ये भी बढ़िया सवाल है। Between the vascular cambium and the secondary phloem. Okay, nice. But सेकेंडरी फ्लोएम एंड वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में तो नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा भाई। ये बड़ा 2 साल बाद पूछ रहा तुमने। प्राइमरी फ्लोएम तो बाहर चला जाएगा। हाँ, बी आंसर आएगा भाई। क्यों भाई, ऑनलाइन वालों? होपफुली नहीं, 100% भी बनेगा भाई। कॉर कैम्बियम के बाहर का तो मतलब ही नहीं है भाई, वो तो प्राइमरी फ्लोएम में रहेगी ना, वो जो सीडलिंग पे निशान लगाया है वो थोड़ी ना और कहीं चला जाएगा। बस तुमको ये बताना है कि प्राइमरी फ्लोएम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, और उसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम रहता है। उसके बाहर तुम्हारा फिर कॉर कैम्बियम और वो सब आने लगता है, बार्क का हिस्सा। ठीक है ना, तो बिटवीन ये भी नहीं बचा, वैस्कुलर कैम्बियम एंड प्राइमरी जाइलम, ये तो अंदर हो गया, फ्लोएम तो बाहर रहता है। इंटरनल टू द प्राइमरी जाइलम मतलब ही नहीं है, सेंटर पिथ में ये भी मतलब ही नहीं है। तो आंसर बी बनेगा। ठीक है भाई, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर कैम्बियम के बीच में, क्योंकि वहीं पर प्राइमरी फ्लोएम की पोजीशन बन गई है। नहीं, कैम्बियम रिंग तो एक बार बन जाती है, बस उसकी एक्टिविटी ऊपर नीचे होती रहती। तुम कैम्बियम रिंग बोल रहे हो, वो एनुअल रिंग काउंट करते हैं। हाँ अब देखो, जैसे तुमने बोला 30 एनुअल रिंग है, तो आंसर इसी में छुपा, 30 साल हो गई। 30 रिंग अगर हैं, देखो देखो, अगर लोकेशन लोकेशन कौन सी है, लोकेशन अगर टेम्परेट इलाका है भाई, हाँ टेम्परेट रीजन है, और वहां पर उसमें टोटल 30 रिंग्स हैं, तो वो 15 ईयर उसकी एज हो गई। ठीक है ना, और जो ट्रॉपिकल इलाके होते हैं उनमें तो दिखती नहीं है ना, उसमें तो दिखती नहीं रिंग साफ साफ, पहली बात तो है ना, ये है। हाँ, 30 का 30 साल आ जाएगा। चलो, ये देखो क्या कह रहा है। प्लांट हार्मोन। इसमें भी सीक्वेंस बताना है ना। सी बताया जा रहा है। हम्म, डी हो सकता है, चलो देख लेते हैं। यार डी तो नहीं बनेगा भाई। एक बात बताओ, पहले हार्मोन वहां पहुंचेगा, तब सेंस लेगा ना टारगेट टिश्यू तो। हम्म, पहले क्वांटिटी होनी चाहिए, बाइंड होना चाहिए, फिर उसके बाद पता चलेगा ना कि भाई तुम सेंसिटिव हो के नहीं हो। हम्म, टारगेट टिश्यू मस्ट बी सेंसिटिव टू द हार्मोन, और आप कह रहे हो कि हार्मोन मस्ट बी प्रेजेंट। भाई देखो, आप एक बात बताओ, इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं डायबिटीज वालों को?
कम बनता है ना। तो पहले अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए, सेंसिटिविटी तो बढ़ा ही लेंगे, है ना, बाद में। हम्म। तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 43215। हाँ सही बोल रहे हो दोस्त, है ना। तो वही सबसे पहले हार्मोन मस्ट बी प्रेजेंट एंड देन टारगेट टिश्यू, फिर उसके बाद द टारगेट टिश्यू रिकॉग्नाइज द हार्मोन, मतलब रिसेप्टर होना चाहिए। एंड देन वन द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन शुड इंस्टिएट ए चेंज इन द रिसेप्टर, एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। ये तुम्हारे वो जो सेकेंडरी मैसेंजर वगैरह होते हैं ना, उस तरह की एक प्रोटीन का नाम है ना। और देन वन हो गया। फाइव अपना एक्टिवेटर रिसेप्टर इनिशिएटिव रेस्पॉन्स, ये तो फाइनली आनी है। हाँ बोलो। देखो ये जो सेंसिटिव है और ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है, देखो, हाँ दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो आपका पॉइंट वहां जाके क्लैश हो जा रहा है कि भाई टारगेट है ना, वहां पर रिकॉग्नाइज हो जा रहा है। क्योंकि जो टिश्यू सेंसिटिव होता है वो एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के लिए सेंसिटिव होता है ना। हाँ भाई, एक वो कुछ तो रहता है ना, थ्रेशोल्ड मिनिमम। हाँ तो ये है। ये बताओ। 3 कॉलम कैसे बनाए हैं? चलो बनाए होंगे, हमको क्या। हम्म। हैव ओनली प्राइमरी वॉल इन ए मैच्योर प्लांट। सीव एलिमेंट, मेरिस्टेमेटिक सेल, कलनकामा सेल। डी बन रहा, और कुछ तो बन ही नहीं रहा है। सी में देखो स्क्लेरिड आ गई, हाईली थिकंड सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। सी सी नहीं होगा। डी देखो सी एलिमेंट है, मतलब के पैरेन्काइमा है, प्राइमरी। ये भी सिर्फ प्राइमरी। और कलनकाइमा, सी में स्क्लेरिड आ गई ना, ये तो हाईली थिकंड होती है। ये गलत हो गया। डी में सी एलिमेंट सही है, मेरिस्टेमेटिक सेल। सी नहीं होगा हाँ। अरे लल्ली, सी एलिमेंट बताओ क्या होते हैं, मॉडिफाइड कौन सा टिश्यू होता है? भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बॉडी का कोई भी पार्ट है वो 4 ही टिश्यू का बना है। या तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं तो बाकी के 3, पैरेन्काइमा, कलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना। तो अब देखो कलनकाइमा की जो सेल्स होती है वो उसी मटेरियल की थिक हो जाती है ना। देखो इसमें वेजल्स मेंबर कट गया, इसमें ट्रैकेरी एलिमेंट कट गया, इसमें फाइबर, डी डी बचा, है ना। तो मैं ये थिक प्राइमरी सेल वॉल होती है। हाँ दोस्त अब बताओ क्या कह रहे हो। ना, वो रहता है ना, परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। वैसे वो टाइप है, 4-5 टाइप के कलनकाम होते हैं, चारों तरफ भी होता है। कॉर्नर वाले को एनुलार कहते हैं। हाँ, मतलब क्लास में बताया था, बाकी याद रखना तो जरूरी नहीं है। ये वाला बताओ, सबसे ज्यादा वो होता है। ये थोड़ा रट्टू भी है वैसे। ये भाई चाहो तो याद कर लेना ना, इसका ए आंसर। बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ। हाँ लगाओ लगाओ। योर ब्रेन योर। हम्म। हम्म। हम्म।
बिल्कुल सही बात है, आंसर भी यही है भाई। कैल्शियम ट्रांसपोर्टर का ब्लू लाइट से कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली। हाँ, और गार्ड सेल में तो है ही नहीं वैसे भी कैल्शियम का लेना देना, और ये ब्लू लाइट की रेंज होती है। ये थोड़ा जेनेटिक्स का सवाल, देखो भाई इस पे, टेक योर टाइम, 1 मिनट और मैक्स 2 मिनट। ये लिंकेज वाला सवाल है, इसलिए तो लाए हैं, प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे, बहुत सरल होते हैं। बढ़िया सवाल है। बन गया। कॉपी पेन का भी इस्तेमाल करें तो शायद जल्दी हो जाए। नहीं। अच्छा, ये नहीं कर रहा है। हाँ, ये भी है, सवाल सामने है, फिर नीचे लिखो। कॉपी पेन का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे। हाँ भी, ऑनलाइन वाले बताओ, नितेश, आयुष, सारा, पुलकित, अनामिका, दर्श। डी। ओके, अब मुझे डी नहीं लग रहा है। बी। बी ओके। भाई डी तो नहीं होगा भाई, डी, बी पे बैट लगाई जा रही है। ए। भाई ए भी नहीं होगा यार। नहीं, अब कैसे होगा ये भी तुम ही बताओगे। हाँ बताओ। हाँ, बिल्कुल, बस, और क्या। भाई आप देखो ये, अच्छा अब एक चीज बताओ पहले तो, ये जो दोनों पे ये एक पेरेंट का जीनोटाइप है कि दोनों के? ठीक है भाई, तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, तो कैपिटल ए बी वाले कितने आएंगे? 44%। और स्मॉल ए बी वाले 44%। ये जो है ना, मतलब ना 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 ना। हाँ, बिल्कुल, a इंडिविजुअल हुज पेरेंट वर दिस। हाँ, तो ये आ गया, बच्चा हुआ है, और स्मॉल ए, कैपिटल बी, और दूसरा भी स्मॉल ए, कैपिटल बी। तो भाई देखो, ये जो बेबी बनेगा वो कैसा बेबी बनेगा बताओ? हेट्रोएक्स बनाना है, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, और इधर से हम लेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी। ये वाला बेबी है, ये बेबी है। अब ये बताओ आया कैसे होगा? एक मिनट, एक मिनट।
टोटल रिकॉम्बिनेंट दिया ना उसने। देखो इसमें, अब इसमें देखो, ये तो पेरेंट है, इसमें देखो तो भैया ए और कैपिटल ए स्मॉल बी कितना आएगा, 44%। भाई 12 है ना मैप यूनिट, तो 12 में दोनों रिकॉम्बिनेंट आएंगे। हाँ, तो देखो कैपिटल ए स्मॉल बी 44%, स्मॉल ए कैपिटल बी 44, बाकी का जो कैपिटल ए कैपिटल बी वो 6। हाँ, और कौन सा बचा, स्मॉल ए बी, स्मॉल बी 6%। ये टोटल 12 आना चाहिए। तो अब आप देख लो, आई थिंक बी बचेगा। हाँ, उसकी शकल देख के भी लग रहा था वैसे। हाँ, वो भी ए हेटेरो इंडिविजुअल हुज पेरेंट वर, तो उसमें देखना है। तो ये पेरेंट 1 पेरेंट 2 है, उनका बेबी ये आने वाला, ऑब्वियस सी बात है। इसमें तुम रिकॉम्बिनेशन का लफड़ा लगाओगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कैपिटल है ना, हम अगर ये वाला लोगे तो हेटेरोजाइगस बनना ही नहीं मुश्किल है, स्मॉल ए आ जाएगा, तो आंसर बन गया। हाँ, यही है ना। चले भाई आगे, बस ये देख लो ऑप्शन सही वाला लगाएं कि नहीं लगाएं। हाँ, कैलकुलेट तो कर लिए भाई, ये पेडिग्री है, और ये देख के ये सवाल देना है। अब बताओ कैसे करोगे ये। हाँ, पहले इस पे सॉल्व कर लो कि इसमें मतलब ये सवाल थोड़ा अलग ही है, मेरे को एक ही, अरे एक ही उस पर लिखना चाहिए था इसको, खैर कोई नहीं। इसमें अलग ही पूछा है, इंडिविजुअल 14222436। अब बताओ, उधर से गिनते। मैं बोल देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, रुको अभी, है ना, जस्ट हाँ, 1422 मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, डेट विल बी 14222436। इनके बस जीनोटाइप बताने, ये है, ये सवाल है, और कुछ है ही नहीं। 14 आ गया ये वाला, 22 आ गया ये वाला, 2 का 4 आ गया ये वाला, 3 का 6 आ गया ये वाला। जिन पे मैंने टिक लगाया इनके बताने। लो नीले रंग से लगा देते, क्या दिखा दूं, ऑप्शन दिखा दें। ओके, ऑप्शन सी, ठीक, बिल्कुल, तीसरे नंबर वाला डिसीज्ड है, और तुमने भी डिसीज वाला लिया है, सही है। भाई उस पे बाई भी तो देख। बिना पेडिग्री देखे कैसे करते। हाँ, बना भाई सबका, ठीक है। नितेश भाई बन गया, कभी नितेश भाई, सबसे पहले ये देखो इसमें कौन सा इनहेरिटेंस है, ये एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, साफ साफ दिख रहा है ना, कहीं से कहीं तक कोई लफड़ा ही नहीं है। ऑटोजोमल रिसेसिव तो जबरदस्ती मानना पड़ता, और दोनों उसने ऑप्शन भी ऐसी दी है, वो खुद इंडिकेशन दे रहा है, तो ताला लगाया जाए। ये क्या है भाई, देखो यार जो भी है, ठीक है, आप ही देखो। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूट सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तुम ही बोले थे कि सर प्लांट के क्वेश्चन लाना है एनाटॉमी के। ऑप्शन ए,
मेज में स्टिल्ट होता है, शुगर डी होगा। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, हो गया बस, और क्या क्या ही करें पढ़ के इसको, पढ़ें क्या। रूट सिस्टम के बारे में करेक्ट बताना, मोनोकॉट में फाइब्रस सिस्टम राइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, नहीं उनको स्टिल्ट कहते हैं, और जो मेजेंट शुगर केन वालों को स्टिल्ट कहते हैं, बैनियन ट्री को प्रॉप रूट कहते हैं, ये भी सही है। स्टेम ऑफ मेजेंट शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट कॉल्ड स्टिल्ट रूट। अगर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता ना कि 1, 3 और 4 आर करेक्ट, तब धर्म संकट आ जाता, क्योंकि कुछ कुछ राइटर के हिसाब से इनको प्रॉप रूट ही कहते हैं। इवन आई थिंक मुझे याद आ रहा है कैम्बल में भी इसको प्रॉप रूट ही लिखा हुआ है। बट अच्छी बात है कि उसमें ऑप्शन उसी हिसाब से है। प्रॉप रूट मतलब पिलर रूट। बट वो स्टिल्ट एक और अच्छी डेफिनेशन हो गई ईटियोलॉजी के हिसाब से, मतलब शब्द के ओरिजिन के हिसाब से। ये वाला बताओ। हाँ ठीक है, सी आंसर। ए आंसर। ठीक है भाई। भाई ये वाला स्टेटमेंट गलत है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू, नो, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट आर टर्म्ड एज ई ब्रैक्टिएट, तो ये भी गलत। पार्थिनोकार्पी फ्रूट बिफोर फर्टिलाइजेशन या विदाउट, इन लेग्यूम सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, रेडिकल बट डेवलप ऑन रूट, तो भैया पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट 2, 3, 4 आर इनकरेक्ट, ये आंसर आ गया। ये बताओ। बोथ 2 and 3। बी ऑप्शन। ठीक है, डिसाइड कर लो आपस में। फ्रूट इज मैच्योर राइप एंड ओवरी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बॉल, ठीक है। व्हेन पेरिकार्पिस, ओ माय गॉड, when pericarp is thick and fleshy it is differentiated into outer meso, middle, upper and under. In mango and coconut fruit is known as drupe, तो only 2 is correct, ये आंसर। ये बताओ। बताओ बताओ। डी, एनाटॉमी और मायोमॉर्फो से कुछ इसी तरह के सवाल आते। बी का 5, कौन सा आंसर आया? डी के बी, डॉग। ये बताओ, ये बताओ। ए का 4, डी, पक्का? ठीक, ये बताओ। सी बता रहे हैं भाई। भाई गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, यानी कि गाइनोसियम यानी कि ओवरी सुपीरियर हो गई और सारे पार्ट नीचे से निकले, तो हाइपोगाइनस है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन सी। ये बताओ, बताओ बताओ।
बी ऑप्शन, बी फॉर बॉटनी। जीटीएस के लिए क्या सही है? तो पहला सही है और तीसरा तीसरा सही है, बी आंसर आ गया। ये बताओ, अब सारे ऐसे ही आएंगे। हम्म, बताओ भी, बाकी बच्चे बताओ। ऑनलाइन वाले बताओ। ट्राइकोम्स, ठीक। ये वाला बताओ। ओनली टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट हो? ओके, ये लगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी से और मॉर्फो से ऐसे ही सवाल बनेंगे, बस ज्यादा वो एक आध डायग्राम आ जाएगा। वन एंड टू बी। ओके, वन एंड फोर, वन एंड टू, बी फोर बॉटनी। भाई ये सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। लेक सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड, ये गलत, ये गलत। कंपेनियन सेल की जगह क्या होता है अभी बताओ? बताओ, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल की जगह क्या होता है? एंडोस्पर्म में कहाँ पहुंच गया भाई? मैं कुछ सेल के नाम लिखता हूँ और पूछता हूँ क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या होती है। अब तुमने ये डाउट क्रिएट किया तो पूछ लेते। बुल्ली फॉर्म सेल, मोटर सेल, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल। ठीक है। हम्म, अब ये भी बताया है ना अभी। हम्म, सीप सेल को कंट्रोल करते हैं किसमें? जिम्नो, जिम्नो, हाँ। हम्म, एंडोडर्मिस में होते हैं। और क्या फीचर है इनका? एंडोडर्मिस मतलब कौन सी, रूट वाली के स्टेम वाली? रूट वाली। रूट वाली एंडोडर्मिस कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है, उसमें स्यूबेरिन डिपॉजिट होता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है। इन वाली सेल में नहीं होता है, ये थिन वॉल होती है और ये प्रोटोजाइलम के जस्ट बाहर होती है। हाँ, तो ये वाटर का थोड़ा मतलब, इनको अलाउ है कि भाई तुम थोड़ा पानी ज्यादा पासेज दे दो और बाकी सेल्स को बोला गया तुमने वो नहीं करना है, लीकेज नहीं करना है ना। अच्छा, एंडोडर्मिस की लेयर के दो काम मेरे को बता दो। हाँ, एंडोडर्मिस की लेयर के, रिजिडिटी एंडोडर्मिस क्यों करेगा? ठीक है, चेक पॉइंट किसके लिए? और बताओ। प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर, है ना। चेक पॉइंट फॉर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर मिनरल।
भाई बेसिकली तो ये चेक पॉइंट का ही पार्ट हो गया, ये चेक पॉइंट का ही पार्ट हो गया। चेक पॉइंट का मतलब क्या है, एक तो देखो मिनरल, और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में भाई एनर्जी लगती है, पैसे लगते हैं यार, तो कौन जाएगा और कितना जाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों, दोनों के लिए चेक पॉइंट कौन है, एंडोडर्मिस, मिनरल के लिए, ठीक है। और वन वे ट्रांसपोर्टेशन है कि सिर्फ बाहर से अंदर ही जाएगा माल, वापस बाहर नहीं जाएगा, तो पहला और तीसरा एक ही हो गया एक तरह से। अब आपको बस ये बताना है कि मतलब कि जो मतलब मेन दो पॉइंट जो है वो ये हैं, ये तो इसी का पार्ट है, ये तो इसी का पार्ट है एक्चुअली, तो यूनिडायरेक्शनल का ही है ना, कि भाई बाहर से अंदर ही जाएगा तो अंदर से बाहर जाने ही नहीं देगा, तो लीकेज बस याद आ गया, दिमाग में आ गया तो लिख दिया। तो मेन पॉइंट तो दूसरे तीसरे वाले हैं, आपको ये याद दिलाना है कि कौन सा किसकी वजह से है, ऑप्शन स्यूबेरिन की लेयर या फिर मेम्ब्रेन की प्रोटीन, मतलब एंडोडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन, ये याद दिलवाओ। मतलब ओके, ओके, देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर मिनरल, दिस इज ड्यू टू स्यूबेरिन, और चेक पॉइंट के कौन सा मिनरल जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, डेट इज ड्यू टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना। हाँ, इसको वापस से एक बार ठीक ठीक बढ़िया से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें रहता कंफ्यूजन। भाई सीधी सी बात है, ये मिनरल्स के मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोटीन्स लगते हैं, और प्रोटीन एक पंप के जैसा काम कर रहा है, और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं, पंप, ठीक है ना। और स्यूबेरिन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो, है ना। हाँ, हाँ बिल्कुल, सारे ही सवाल खत्म हो गए, थैंक यू, आ गया। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन दे, डाइवर्सिटी के। तीन चैप्टर डाइवर्सिटी के, मॉलिकुलर बेसिस, देखो जेनेटिक्स में से ज्यादा सवाल इसी के बनते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, है ना। आ- हाँ फायदे ही है। कौन सा नहीं बना, देखो आज जैसे बनाया ऐसा ही आएगा सवाल तो। रिलेटिवनेस एक इंडेक्स होता, वो रट लो बस, और कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। हाँ भाई, क्या करो नितेश, किसके मिनरल, मिनरल न्यूट्रिशन से कहाँ सवाल आते हैं भाई, रट्टू टॉपिक है वो, रट्टू टॉपिक है। और जो अपना वो था, क्या नाम है उसका, ओ भाई वो कैसी बात है यार, मतलब देखो मैं कुछ और क्या, NSCJS का है, अरे लल्ली कहाँ पे थे तब आप, पढ़ाया क्या था, ओके। तो ये एक टेबल है मेरे पास, मैं तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है, रिलेटेडनेस के कोएफिशिएंट के, बाकी बच्चे भी लिख लेना भाई, अपने आप से कितना होगा, 100%, ठीक है ना भाई। आइडेंटिकल ट्विन से, नहीं आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस मतलब मैटरनल ट्विन, हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, हाँ। ये देखो हमको और बड़ा टेबल ढूंढ लिया हम, तुमको एक फोटो खिंचवाए थे, उससे ही बड़ा टेबल हाँ अभी खींचना, रुको। उसके बाद, और ये हमारे फोन की गैलरी में ही पड़ा था, कुछ 4-5 साल पहले हम खींचे होंगे। अपने पेरेंट या चाइल्ड से बताओ कितनी होगी, 50%, है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे एक बात बताओ, अपने पेरेंट या चाइल्ड से जीरो कैसे हो जाएगी यार, कई सी बातें कर रहे हो यार, नहीं हो सकती ना जीरो, कजिन्स, हाँ,
कजिन्स से होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल। अब उस पे आ रहे हैं, देखो ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन बताओ। ग्रैंड पेरेंट, हाँ बिल्कुल उतना ही आएगा। अरे मेरे सामने लल्ली लिस्ट है, उसी में देख के बता रहा हूँ। 1/4, 25%, 1/4, 25%, 1/4। ठीक है ना भी। अब देखो एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, nth जनरेशन का एंसेस्टर, nth लेवल या जनरेशन, बहुत बढ़िया बुगेम्बो खुश हुआ। nth लेवल एंसेस्टर हो, चाहे ऊपर का हो या आपका डिसेंडेंट हो। डिसेंडेंट की स्पेलिंग थोड़ी टिपिकल हो सकती है, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 की पावर n। बस, तो इससे ये ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ सिबलिंग का देखो, सिबलिंग सिस्टर और ब्रदर का 0 to 100 में एवरेज ले लिया तो 1/2। ठीक है भाई। हाँ हाँ, वो एवरेज लेके आएंगे 75%। बिल्कुल, बाकी और कुछ लिखाने की जरूरत है नहीं। nth कजिन लिखा देते सीधा, मतलब जैसे फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, अंकल आंटी का लिखवा देते एक बीच में, वो फर्स्ट कजिन आएगा। देखो मैं लिखता हूं, एक चीज लिखता हूं मैं, हाँ बस उसी से निकलेंगे। आंटी या अंकल का आएगा 1/4। ठीक है, मतलब ये अब यहां से देखो वो निकालने शुरू हो जाएंगे, मतलब इनडायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रिश्तेदार जिसको कहते हैं, भतीजा भतीजी, नीस नेफ्यू समझती होंगे आप। हम्म, डेट ऑल्सो 1/4। ठीक है ना। nth कजिन, ग्रेट आंट ग्रेट अंकल आप उसी तरह से निकाल सकते हो। हम्म, हाँ क्या बोले, 1/8 आएगा बिल्कुल। ग्रेट अंकल ग्रेट आंट 1/8 बिल्कुल। सेकंड कजिन 1/32, फर्स्ट कजिन, nth कजिन 1/2। इसमें कुछ और दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 1/2, 2n+1, मतलब थर्ड कजिन अगर निकालना हो, हमेशा थोड़ी ना आएगा। मान लीजिए आपको थर्ड कजिन, अच्छा नहीं नहीं, मान लो थर्ड कजिन का निकालना, तो कैसे निकालोगे? 1/2 की पावर 7। हाँ, तो उस पे बैठ रहा है तुम्हारे वाले फॉर्मूले पे। बस ठीक है, और बताओ इक्वल टू। ठीक है, ठीक है भाई। चलो यहां तक कौन पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। स्ट्रेंजर के साथ कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये बाकी के बचे हुए 0.1% जो डिफरेंट है, और ये उसकी बात हो रही है ना, इनहेरिटेंस, वो वाले रिलेटेडनेस की, है ना, कि वो जो 0.1% डिफरेंट है, मतलब ऐसे नहीं, 99.9 जो सेम होता है, उसमें आप एक बार बताओ, जैसे हाँ वो सब अलील्स जो होते हैं, अलील, अलील को डिफरेंट माने सेम मानेंगे? जैसे कोई एक करेक्टर के लिए नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे फीनल कीटोनूरिया, जिसको वो तो स्मॉल है, जो नॉर्मल है वो कैपिटल हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल हो सकता है, तो ये डीएनए सेम माना जाएगा कि डिफरेंट माना जाएगा? हाँ सेम, है ना, ये है। हाँ
डीएनए का सीक्वेंस सेम है। पूछो यार, और क्वेश्चन पूछो। नहीं, वो हम लेके आएंगे यार, तभी पूछेंगे, है ना। तुम्हारा डाउट हो तो पूछ लो कुछ। हाँ हाँ, डाउट तुम तो इधर ही पूछ लेना। ऑनलाइन वाले बच्चे चलें फिर? क्या बोले? हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ, वो प्रोटीन बाइंडिंग में हेल्प करता है। जो मतलब वो होते हैं ना प्रोटीन्स, मतलब वो डीएनए की पैकिंग वगैरह में। और जब जैसे देखो आप एक बात सोचो, जैसे मान लीजिए डीएनए से डीएनए बनना है, डीएनए से आरएनए बनना है, तो आप एक बार बताओ न्यूक्लियोसोम खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में पड़ा है ना डीएनए, तो न्यूक्लियोसोम पे से अनरैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो डीएनए, तो वहां पर एसिटाइलेशन वाली जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो हेल्प करती है उन प्रोटीन को। जैसे हेलिकेज एंजाइम होता है, हेलिकेज से अलग एक और एंजाइम होता है, अनवाइंडेज। हाँ, जो अनवाइंड करता है उसको। हेलिकोज तो भाई दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा। तो ऐसे बहुत से होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें एसिटाइलेशन हेल्प करता है। हाँ, फिलिपेज और फ्लॉपेज और ये, हाँ, ये जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे काम आते हैं। चलो भाई बच्चों, बाय बाय, है ना भाई? देश, हाँ, तो कोई नहीं, आप भेजो मेरे को, मैं रिप्लाई मारता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, पक्का पक्का मार देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हाँ, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। इसका मतलब कि तुम लगे पड़े हो मेहनत से, डर के आगे जीत है इसलिए कहा गया है। और हमने हजार बार कहा है कि सेरेब्रम जो है इमोशंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सेरेब्रम का इस्तेमाल करो, ऑल इज वेल बोलो, कॉन्शियस माइंड से बोलते रहो। ठीक है ना भी? हाँ, इससे 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 सिद्ध होता है कि हम इंसान हैं। और क्या भाई, हम मेरा यही कहना है कि इमोशनली फूल नहीं होना, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। इमोशंस आ रहे हैं, उनको देखो, सेरेब्रम का इस्तेमाल करो, और सेरेब्रम से ऐसे हाथ बांधो और खलो, अच्छा ऐसे होता है, वाह यार मजा आ रहा है देख के। और फिर बोलो कि यार हम इतना पढ़ाई करते हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकियों के साथ कैसा होता है, उन पे दया खाओ फिर। समझ रहे हो? एनएसई, देखो एनएसईबी का जब सवाल पेपर होगा ना, तो यार ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंगल करेक्ट ही आएंगे, और अगर वो भी आपने सही कर दिए तो मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई है कि आप कॉन्सेप्ट सही डिलीवर करने लगो, तो फिर मल्टीपल करेक्ट भी सही हो जाएंगे। समझ रहे हो? मुबारक हो। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, है ना। और क्या, अरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो बस, और कुछ नहीं है। बाकी सब बातें जो होती है वो दिल को अच्छी लगती हैं, काम नहीं आती हैं। ठीक, मान लो मैं ज्ञान देने लग जाऊं, तुमको सुनने में अच्छा लगेगा, वो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे कुछ। एट द एंड ऑफ द तो अपना ही ब्रेन यूज होने है और वही काम आने वाला है। ठीक है ना। चलो दोस्त, बाय बाय। हाँ भाई, लाओ बाल को तुम्हारे